Do not have a single crisis anymore. It's a poly crisis. It's a poly disaster. Every person living in Pakistan, जो भी यहाँ पे रह रहा है, 4 साल अपनी ज़िंदगी के ख़त्म कर चुका है। वो 2023 में it was around 57 गीगाटन्स, जो कि हाईएस्ट एमिशन थी हमारी अभी तक रिकॉर्डेड हिस्ट्री में। The G7 are the main problem. अस्सलाम वालेकुम। पैराडाइम शिफ्ट के फोरम से मैं हूं मोहम्मद हमजा तनवीर। आज हमारे साथ तला तुफैल साहब मौजूद हैं, जो कि असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर हैं एट इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें, और टीम पैराडाइम शिफ्ट इज़ वेरी थैंकफुल टू यू सर। आज की इस वीडियो में हम यहाँ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। आप यहाँ पे एज अ टीचर भी सर्व कर चुके हैं, और इसके अलावा आप बैरियर यूनिवर्सिटी में भी एज अ टीचर सर्व कर चुके हैं। तो सर क्लाइमेट चेंज पे आप कोई बहुत गहरी नज़र रखते हैं आप, तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाकिस्तान को कौन कौन से ख़तरात लाहक हैं। हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान को हर साल सैलाब का भी सामना होता है और स्मोक का भी सामना होता है। तो सर एक तो आप बताएं कि कौन कौन से मज़ीद ख़तरात ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को लाहक हैं, और इसके साथ साथ कि इनकी वजूहात क्या हैं। Well, first of all, thank you so much for reaching out, and I must appreciate you कि आप इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, जो क्रिटिकल टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर आप बातचीत कर रहे हैं। सो माय कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट साइंस इज मोर लाइक आई हैव स्टडीड ओनली फॉर 10 years। तो उसके बाद मैं अब ये चीज़ें जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर मुझे लगता है कि देयर सर्टन एम्पल एविडेंस के विच आई हैव कलेक्टेड which is the problem concerning in regards to Pakistan change and climate change scenario. We are the 8th most vulnerable country, but that is the more surface thing. We understand that we are the vulnerable top 10 vulnerable countries, but again we need to understand there are 100 more vulnerable countries. So it's a global phenomena which is working all over the planet. And in the last health check of the planet, we know that 6 out of 9 planetary boundaries जो हैं वो out of safe working limits हैं. So जब 6 में से 8 चीज़ें critical position पे हों तो the alarms is actually on, and that's what we actually witnessing in the last 20 years. The alarms are on for every even if we talk about 2023 to 2024, the last 20 months which we have faced are the hottest. Every month is hottest than the previous one. So in regards to Pakistan, in 2023 we faced 13 natural disasters. We are into a system where we do not have a single crisis anymore. It's a poly crisis. It's a poly disaster in which we are. So on the air quality side, because of the smoke which we have witnessed recently, we have lost 4 years of life. Average of every person living in Pakistan, जो भी यहाँ पे रह रहा है, 4 साल अपनी ज़िंदगी के ख़त्म कर चुका है वो, due to only bad air. We have the sea surface temperatures around 1.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि अलार्मिंग कंडीशन पे हैं। हमारी कोरल जो बेल्ट है सारी, कोस्टल बेल्ट है सारी, वो सारी की सारी इस चीज़ की वजह से काफ़ी इम्पेक्टेड है, अभी भी इम्पेक्टेड है और आगे और इम्पेक्ट होगी। अपार्ट फ्रॉम इट, इफ़ यू लुक एट द नॉर्थ साइड ऑफ पाकिस्तान, तो अपर इंडस बेसिन जो है वो क्रिटिकल इम्पेक्टेड है इस चीज़ की वजह से। व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबल टेम्परेचर अराउंड 1.5 और 1.2 और 1.3 करंटली, WMO ने रिसेंटली कोट किया है कि वी हैव रीच्ड टू द लिमिट ऑफ 1.3. इट मीन्स ऑन द सरफेस इट्स अराउंड 3 to 4. On cryosphere, on the upper side of the geography, we have around 5 to 6 degrees Celsius temperature. So इतना चेंज आ चुका है। जेम्स की जो IPCC का 7th असेसमेंट साइकिल का जो चेयर है, वो ये कहता है कि we have added 5 degrees into the system. If you are in winters, if the temperature is around 21 degree, it would be around 25 to 26 degrees from now onward. If you live in summers, the average temperature is around 30. It's going to be around 36 to 37 degree. और उसके बाद heat waves और बाकी चीज़ें वो ऐड हो जाती हैं उसके अंदर. So the first two are there. हमारा जो अपर इंडस बेसिन है उसकी अगर बात करें तो अपर इंडस बेसिन में तकरीबन 3044 लेक्स विच आर डेवलप्ड ओवर देयर। 3044 लेक्स का मतलब ये है कि आपकी जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे जो आप अगर ग्लेशियर को देखें तो इट्स ऑल वाइट। व्हेन द सन कम्स इन, तो वो जो हीट को रिफ्लेक्ट कर देता था बैक इन स्पेस, बट ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर नाउ वहाँ पे 3000 लेक्स बन गई हैं, और लेक का पानी जो है वो ब्लूइश सा होता है। So it's sold more heat into it, जिसकी वजह से एक कैटालिटिक प्रोसेस में आ चुका हुआ है। Now it's irreversible to change it. So these are the major three factors which I've shared with you. Apart from it, हमारा जो मानसून साइकिल सालाना वो डिस्टर्ब हो हुआ बिल्कुल। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट नाउ कि इस साल इतनी बारिश होगी और इस साल इतनी जगह होंगी। इस साल भी ड्यू टू फ्लैश फ्लड्स वी हैव लॉस्ट अराउंड 200 plus souls in Balochistan.
एंड ड्यू टू हीट वेव्स वी हैव लॉस्ट अराउंड ईडी सेंटर ने तकरीबन 500 से 600 डेड बॉडीज कलेक्ट की हैं विद इन कराची सिटी ओनली. So we do not have data even about this, how many souls we are losing every year due to climate change. तो सर ये क्लाइमेट चेंज एकदम से तो नहीं आया होगा, ऑब्वियसली इसके पीछे एक बैकग्राउंड होगा, एक हिस्ट्री होगी. तो क्या हमारी जो गवर्नमेंट थी वो इसके लिए तैयार नहीं थी, या हमारी गवर्नमेंट ने जान के नेग्लिजेंस की कि हम लोग इतनी वास्ट लेवल पे लाइव्स को लॉस कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी लॉस हो रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, सिंध में हुआ है, बलूचिस्तान में हुआ है, इसके अलावा पंजाब के भी कई जनूबी पंजाब के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे भी हुआ है. तो कहाँ पे आपको एक नज़र आता है कि जी ये यहाँ पे गवर्नमेंट ने जान के कुछ मिसकैलकुलेशंस की हैं, या गवर्नमेंट रेडी ही नहीं थी हमारी? Well, if you talk about the state level preparation था तो पाकिस्तान ने तकरीबन बात शुरू कर दी थी अराउंड क्लाइमेट चेंज पॉलिसी लेजिस्लेशंस जो हमने बनानी शुरू की थी 1992 से. व्हाट आई फील लाइक द साइंटिफिक एविडेंस ये हमें बताते हैं कि हमने होलोसीन जो कि स्टेबल टाइम पीरियड था जिसमें प्रेडिक्टेबल चीज़ें सारी चीज़ें थी, वी लेफ्ट दैट एट 1952. उसके बाद एक ग्रेट एक्सेलरेशन के तौर में हम आ गए. तो बैक इन 90s वी न्यू अराउंड द वर्ल्ड देयर एम्पल एविडेंस के क्लाइमेट चेंज हो चुका है और इससे इम्पैक्ट आ रहा है. इन रिगार्ड्स टू पाकिस्तान वी स्टार्टेड आवर वर्क बैक इन 1992. देन वी पास मल्टीपल लेजिस्लेशन और अब हमारे पास प्लेंथरा ऑफ लेजिस्लेशन है जो कि हमने प्रोविंशियल लेवल पे भी किया हुआ है, फेडरल लेवल पे भी किया हुआ है. सो it's not like we are not prepared for it on the policy side. The problem lies into the capacity of handling this thing. आप जब आप नेचर के साथ कंपैरिजन करते हैं तो वी आर इनसिग्निफिकेंट फॉर द इन कंपेयर टू नेचर. नेचर की जो बिब्लिकल डिजास्टर्स हैं हम उसे नहीं अब्जॉर्ब कर. ऑल वी कैन डू इज़ टू एक्सपीरियंस इट, जो कि हमने पिछले सालों में किया है. बट ऑन द अदर साइड देयर इज़ ऑल्सो अ फ्लॉ ऑफ इट. हमने ऑन पेपर पॉलिसीज तो डेवलप कर ली, but they are still far behind in implementation, specifically on the district level specifically, क्योंकि प्रॉब्लम वहाँ पे असल जनरेट हो रही है. वे यूजली से कि 18वीं तरमीम के बाद जो है पाकिस्तान के प्रोविंशियल और फेडरल के अंदर थोड़ा सा गैप है, बट जो असल गैप है मुझे लगता है प्रोविंशियल कैपिटल्स टू डिस्ट्रिक्ट है. क्योंकि पावर नीचे जा ही नहीं रही है, चीज़ें वहाँ पे नीचे जा ही नहीं रही हैं. वी हैव द प्लान्स एंड पॉलिसी इन प्लेस ऑफ इट, बट जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो नहीं हो रही. तो दैट इज़ द कोर प्रॉब्लम जिसकी वजह से पाकिस्तान ये सारी चीज़ें फेस कर रहा है. इन माई ओन पर्सनल रिगार्ड ओनली सी लेवल राइज एंड अपर इंडस बेसिन की मेल्टिंग, दीज आर द टू रियल क्लाइमेट इशूज़. द रेस्ट ऑफ देम, heat waves, these agriculture crop failures, these everything we flash floods we face is due to poor governance and poor management. ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए थी बट अनफॉर्चुनेटली हो रही हैं बिकॉज ऑफ आवर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू द सब्जेक्ट इटसेल्फ. सो अब मुझे लगता है कि इफ़ यू लुक एट द फेडरल लेवल देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट इनटू इट जो कि हो रही है, जो कि आगे बढ़ रही है. बट अगेन वी नीड टू एक्सपैंड इट टू द प्रोविंशियल साइड, और जो कि अब हमारी नेक्स्ट एनडीसीज़ में हो रहा है. नेक्स्ट एनडीसीज़ में हम जा रहे हैं अपनी सब सेक्टोरल लेवल के ऊपर, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, कि हम सेक्टर वाइज कैसे डील कर सकते हैं. सो दीज आर द अपग्रेड्स विच आर हैपनिंग. बट अगेन in the realm of climate science, the main problem lies into the emission into the system, the heat we are adding into it. तो वो लास्ट ईयर जो एमिशन गैप रिपोर्ट ने हमें बताई है वो 2023 में इट वाज अराउंड 57 गीगा, जो कि हाईएस्ट एमिशन थी हमारी अभी तक रिकॉर्डेड हिस्ट्री में. पाकिस्तान ने सिर्फ उसमें से 512 मेट्रिक टन एमिट किया. 57 गीगा टन इज़ अ बिग नंबर. सो द प्रॉब्लम एक्चुअली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द G7, द डेवलप्ड कंट्रीज, वो अपने आप को कम नहीं कर रहे. हम अपने आप को जितना मर्जी प्रिपेयर कर लें, कैन नॉट फेस दिस. मेरा अगला सवाल भी आपसे इसी से रिलेटेड था कि हमारा तो कार्बन एमिशन रेट भी बहुत नेग्लिजिबल है तकरीबन, और अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री भी पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इतना हाईली इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं है, इंडस्ट्रियल कंट्री भी नहीं है. तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, G7 कंट्रीज़ हो गए, इसके अलावा जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, क्या वो रेडी हैं कि वो पाकिस्तान जैसी कंट्री जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जितने भी अफ्रीका के हो गए, साउथ एशिया के हो गए, उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए, और क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, ये किस हद तक इफेक्टिव हैं टू कोप विद द क्लाइमेट चेंज? Excellent question, I must say, because most of the times we forget to understand this reality कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं. एक इसके दो आंसर्स हैं. फर्स्ट आंसर लाइज इनटू हिस्टोरिक एमिशंस. The historic emission starts from 1850 to 1990. That is the time जब हमने historically हमें climate change में पता लगा. The G7 are the main problem because they developed themselves into a manner where they are carbon intensive, fossil intensive, and they call this developmental or the growth of their societies.
And the other problem lies from 1990 to onwards 2024. The problem lies into this system के चाइना और पेट्रो स्टेट्स जितने हैं उन्होंने उसके बाद से emissions बहुत ज़्यादा की. China is the leading emitter in the last 30 years. They emitted a lot of, they burn a lot of coal, they developed a lot of their cycle. Now India is actually started this the same thing. So it's in the realm of climate science, what they, when we talk to them or the G7 से जब ये बात की जाती है कि आप एटलीस्ट हमें रिपरेशंस दें लॉस एंड डैमेज के अंदर कि हम अपने आप को सिक्योर कर सकें, तो दे से कि आप जो अभी के मीटर हैं उनसे मांगो ना. और पाकिस्तान हिस्टोरिकली बड़ा मीटर नहीं था, बट करेंटली 2018 में अकॉर्डिंग टू कार्बन ब्रीफ वी आर 18th लार्जेस्ट मीटर इन द वर्ल्ड. और 2024 चल रहा है, तो 6 साल के बाद हमने कुछ तो और बढ़ाया होगा. बिल्कुल ऐसे ही. तो मे बी इन द कमिंग ईयर्स इफ इंक्रीज और एमिशंस फर्दर अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करें, बाकी चीज़ों को डेवलप करें, व्हाट वी कॉल डेवलपमेंट, तो वी कैन बी ए बिग मीटर. और फिर हमसे भी लोग पूछेंगे कि हमें फाइनेंस में, मुल्क पूछेंगे कि आप भी फाइनेंस में हिस्सा डालें. एंड वी डू नॉट हैव एनी कैपेसिटी इन टू दैट डायरेक्शन. So we need to understand this reality in very critical manner, कि where we are standing and where the problem lies. Developed world के पास technology है, सब कुछ है. They do not have this political will to decarbonize their economies because they cannot go for degrowth. Degrowth की तरफ जाएंगे तो हमें शायद मौका मिल सके. अगर लास्ट अपडेट देखें ग्लोबल कार्बन बजट की, तो they have mentioned around 400 to 200 gigatons of emissions, the carbon budget we have. और इसके के अंदर अगर एक साल के अंदर आप 57 बर्न आपने लास्ट ईयर की, ऑन एवरेज इट्स 40 to 50, तो आप अगले 5 सालों में ये ख़त्म कर देंगे. once it ends, the real problem starts afterwards, because फिर नेचर में absorption कैपेसिटी नहीं. अभी आप ये दरख्त सारे देख रहे हैं ना, जी जी. दे आर बफर कैपेसिटी टू अस. हम जितनी सिस्टम में हम अकॉर्डिंग टू अल गोहर ने ये स्टेटमेंट दी है कि हम हर रोज़ 7,50,000 एटॉमिक बम्स को बस्ट करने की जितनी एनर्जी होती है इतनी हम सिस्टम में ऐड कर रहे हैं ओके. एवरी डे. सो दैट इज अ ग्रेट नंबर विच इज़ नॉट एडिंग बाय अस, बाय द G7, एंड दे हैव ऑल द टेक्नोलॉजी टू मिटिगेट इट, बट दे डू नॉट वांट इट. सर, एज वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ वॉर, तो क्या रशिया यूक्रेन वॉर होगी, इसराइल गज़ा वॉर होगी, बल्कि इसराइल गज़ा नहीं इसको कहना चाहिए, इसराइल मिडल ईस्ट वॉर होगी, तो क्या कहीं ना कहीं ये भी क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर रही है? Well, war emissions are contribute around 5% into global historic emissions. 5% जो emissions थी वो wars के ऊपर से थी. And there is a remarkable study which is actually published for this Middle East and Israel war or Gaza-Israel war, that in the first 3 months इसराइल ने गज़ा के अंदर इतनी बमबारी की थी जिससे इतना कार्बन प्रोड्यूस हुआ है जो इक्विवेलेंट है 1,50,000 टन. अगर हम कोयला जलाएं तो उससे जितनी emissions होंगी इतनी emissions उस bombardment से होंगी. So war actually contribute into this, and not only they go for the ecological genocide too, कि आपकी दरख्तों का ख्याल नहीं किया जाता, आपके वाटर बॉडीज़ का ख्याल नहीं किया. इवन इफ लुक एट अफगानिस्तान में पिछले 40 साल की वॉर के बाद उनकी ज़मीन बिल्कुल ख़राब हो चुकी हुई है, उनके पानी ख़राब हो चुके हैं. दे हैव डिजीजेस व्हिच वर अननोन टू देम only because of the high concentration of the pollutions which are caused by the American forces over there or bases over there. उनके बेसिस के पास जितने लोग रह रहे हैं उनके लैंड तबाह हो चुकी हुई है, उनके वाटर क्वालिटी तबाह हो चुकी हुई है. सो दीज आर द थिंग्स. और जो अभी गज़ा के अंदर जो पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं और यूक्रेन के अंदर हम देख रहे हैं, दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट अस इन द लॉन्गर रन. और उन लोगों के भी, इफ यू टॉक अबाउट गज़ा, 1,50,000 टन ऑफ कोयला CO2 जितनी वो उसके जलाने से एमिट होती है पहले 3 महीनों में नहीं थी, अब 1 साल होने वाला है. So you can imagine the number कि वो कितना बढ़ चुका होगा. So that is a real time problem we have. सर, अगर इन सारी चीज़ों को, आपकी तमाम जितनी भी डिस्कशन है उसको अगर हम कंक्लूड करें, तो नज़र ये आता है चाहे वो इसराइल हो, रशिया हो, या जितने भी G7 कंट्रीज़ हैं और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वही कहीं ना कहीं पे कंट्रीब्यूटर हैं टुवर्ड द क्लाइमेट चेंज. तो इसका सोल्यूशन क्या है? कोई आपको शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में कोई इसका सोल्यूशन नज़र आता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो रेडी हैं कि इसको हम काउंटर करें क्लाइमेट चेंज को? Well, you talk about this Kyoto Protocol and UNFCCC रोल और COP का क्या रोल है इसके अंदर. So the problem lies into this कि जब UNFCCC बनी थी, first of all you need to understand it's a market centric or economic centric approach which UN adopted. कि हम climate को कैसे marketly solve कर सकते हैं, because these are the forces who control everything around us. So उन्होंने सबसे पहले दिया Kyoto Protocol. Kyoto Protocol was back in 1997 के, जिसमें था कि emissions को हमने अभी कंट्रोल करना और बड़ी emissions जो बड़ी इंडस्ट्री थी उन्होंने फंड करना. उसके बाद वॉट्स एग्रीमेंट बना, सिंडियागी नेटवर्क बना, देयर मल्टीपल अदर फ्रेमवर्क्स व्हिच वर डेवलप्ड, और उसमें COP 7 साल चल रही थी.
फिर क्या हुआ 2015 में दे आइडेंटिफाइड दैट कि अब हमें टॉप डाउन अप्रोच की बजाय बॉटम अप अप्रोच पे जाना चाहिए. दे डेवलप दिस पेरिस एग्रीमेंट. बट द मेन फ्लिक वाज देयर कि क्योटो प्रोटोकॉल में जो एमिशंस अभी कम करनी थी, दे डिसाइडेड टू नॉट टू टॉक अबाउट एमिशंस, दे डिसाइडेड टू टॉक अबाउट द टेम्परेचर. कि टेम्परेचर को हमने लिमिट करना है 1.5 में. ये और वो कब करना है इन 2100. सो 80 साल का क्रेडिट पीरियड उन्होंने हमसे ले लिया और उस एग्रीमेंट के अंदर. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम विच लाइज. हमें इमिशन अब नहीं कंट्रोल करने हैं, हमें ऐसी प्लानिंग करनी है कि जो 1.5 तब हम कंट्रोल कर सकें, विच इज़ अनरियल इन सम सेंसेस. आपकी प्रॉब्लम अभी है, मैं आपसे कहूँ आपको अभी प्रॉब्लम है और मैं को नहीं आपको 5 साल के बाद मैं इसकी मेडिसिन दूंगा. सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम. हमारी अभी भी हमारी कंसर्न्स बायोडाइवर्सिटी नहीं है, हमारे अभी भी कंसर्न्स एमिशंस को कंट्रोल करना नहीं है. ऑल वी आर डूइंग इज developing new tools for the old habits. So I cannot see sustainability in the longer run if we go on to business as usual, because we will cross those tipping points जिसको हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं. In the short term, if we look after everything we have decided, तब भी अब COP28 के अंदर the main outcome was GST. और GST के ग्राफ में they mentioned it, we if you want to sustain, you need to reduce the emission by 43% by 2030. 43% emissions का मतलब ये है कि चाइना, इंडिया एंड यूएस, इन तीनों की emissions बंद कर दें, आज बंद करें, तब जाके हम वहाँ पे पहुँचेंगे. तो वो क्या बंद करने के बाद हम उन्हें सस्टेन कर सकते हैं? नहीं, जिस इकोनॉमिक लेवल पे वो पहुँचे हुए. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम, एक्चुअली द प्रॉब्लम लाइज. सो अब जब हम पेरिस एग्रीमेंट पे पहुँचे तो अब हमने हर कंट्री ने अपनी कंट्रीब्यूशंस एम्बिशियस एनडीसीज जो है वो सबमिट करवाना शुरू कर दी, जिसके अंदर हम शॉर्ट टर्म प्लान्स देते हैं, मीडियम टर्म प्लान देते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान देते हैं. व्हाट वी हैव विटनेस्ड इन द लास्ट assessment cycles, like 5th assessment cycle to 6th और अब जो 7th होने जा रहे हैं, in those assessment cycles we identified the delayed response to the problem, and that delay of into a response for a problem cause more trouble into the system. So if we can control that delay, if we implement what we have decided into soul and spirit, तो फिर शायद जाके हम इसको 80 से 70 साल में शायद हम कंट्रोल कर सकें. बट जिस ट्रैजेक्टरी पे हम चल रहे हैं हम नहीं कर सकते. इट्स इम्पॉसिबल नाउ. सर आपकी सारी डिस्कशन से मुझे ये फील हुआ है कि ऑल दीज फ्रेमवर्क्स आर मेरली अ फार्स, कि वो 30 साल बाद या 80 साल बाद की बात करते हैं. तो सर जो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ हैं जो बहुत हाईली इससे वल्नरेबल हैं, तो सर इन कंट्रीज़ के लिए क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो ये फॉलो कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए? तो नहीं शायद, लेकिन इसके इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए. Well, what we can do is to decouple ourselves from westernization, और हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ अगर जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है. हमें जो अपने तरीके हैं वो डेवलप करने पड़ेंगे, इनोवेशंस करनी पड़ेंगी, एंड देन व्हेन वी हैव द राइट फ्रेमवर्क ऑफ इनोवेशंस विद अस, देन वी कैन मूव इनटू सर्टेन डायरेक्शन. पाकिस्तान का मसला बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन का. हमारे पास पॉलिसीज़ हैं इन प्लेस, एवरीथिंग इज़ एक्चुअली प्लान्ड, इट्स इनटू द प्लेस, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही बिकॉज देयर इज़ अ सीरियस कंसर्न इन द क्लाइमेट बायआउट्स. यहाँ पे लगता है जो एंड आई बी वेरी ओपन टू यू इन दिस रिगार्ड कि यहाँ पे जो लगता है जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, वेटरन पॉलिटिशियंस हैं, दे एंड वेरी टॉप आर्म फोर्सेस मैनेजमेंट, they believe they are untouchables in regard to climate change, but that's not true. And because of that intent in the top leadership, the lower leadership cannot implement those things. Because जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर फर्ज करें, मैंने एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई है, वाटर पॉलिसी बनाई है, इन द लास्ट 20 years we gave solar panels to the farmers just to reduce the capacity on national grid. बट उससे इतना ज़्यादा पानी उन्होंने निकाला है कि अब आपके वाटर टेबल नीचे जा चुका हुआ है. सो वी नीड टू नॉट टू कॉपी पेस्ट दोज पॉलिसीज फॉर आवर सेल्फ, वी नीड टू डेवलप आवर ओन पॉलिसीज इन रिगार्ड्स टू व्हाट आर आवर डिमांड्स, और वो डिपेंड करता है हमारे डाटा सेट्स के ऊपर. सो डिसइंटीग्रेटेड डाटा सेट्स नीडेड टू बी इन्वॉल्व इन द शॉर्टर रन, जिससे हम आगे मूव कर सकें. दैट इज एक्चुअली हैपनिंग इन अपडेटेड एनडीसीज. ओके, थैंक यू वेरी मच सर. आपकी ये डिस्कशन होपफुली हमारे जो जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी, और आई होप कि पाकिस्तान के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या टॉप नॉच जितनी भी लीडरशिप है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से और इन्वायरमेंटल जितने भी इश्यूज़ हैं उनके वो सीरियसली ले सके. थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन फ्रॉम द टीम पैराडाइम शिफ्ट. आपकी डिस्कशन वाकई बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल थी और बहुत ज़्यादा आपका एनालिसिस जो है ये एक बहुत ब्रॉडर लेवल पे था.
जिसमें आपने पाकिस्तान के नेशनल इश्यूज़ को भी और इंटरनेशनल इश्यूज़ को भी डिस्कस किया है। और इंशाल्लाह हमारी जितनी भी ऑडियंस है उसके लिए ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगी। व्यूअर्स, होपफुली आपको हमारा ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये इंटरव्यू पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपके इस इंटरव्यू के हवाले से या तला तुफ़ैल साहब से कोई भी क्वेश्चंस हैं तो डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।